सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। खसारे में चलने वाले इदारे मुल्की खजाने पर एक बड़ा बोझ हैं जो सालाना कुल 458 अरब रुपए के करीब खजाने का नुकसान कर रहे हैं। इन इदारों में PIA शामिल है, स्टील मिल्स है, पाकिस्तान रेलवेज है और वापडा सबसे ज़्यादा नुमायाँ इदारे हैं। इन इदारों की प्राइवेटाइजेशन के लिए मुख्तलिफ अदवार में माजी की हुकूमतें कोशिशें करती रहीं, लेकिन इन इदारों के नाकाबिले बर्दाश्त खसारों की वजह से कोई इन्वेस्टर इन इदारों को लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। मौजूदा हुकूमत ने 24 इदारों की प्राइवेटाइजेशन की मंजूरी दी है, जिसमें पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस भी सर फहरिस्त है। हुकूमत पाकिस्तान ने 1954 में सिर्फ 28 अरब रुपए लगाकर PIA को तश्कील दिया, जिसके बाद 1954 से 2008 के दौरान 54 सालों में PIA पर 140 अरब रुपए के कर्जे चढ़ चुके थे, जो नए तैयारों की खरीदारी के लिए लिए गए थे, जबकि PIA जो मुनाफा कमाती थी तैयारों की फाइनेंसिंग और सूद में चला जाता था, जिसके बाद PIA के कर्जों में इजाफा ही होता चला गया। एक रिपोर्ट है कि PIA के कुल असासों की मालियत 57 अरब रुपए है, जबकि इदारे की वाजिबुल अदा रकम सैकड़ों अरब है, जो कौमी एयरलाइन की प्राइवेटाइजेशन में एक बड़ी रुकावट है। PIA सालाना खसारा 156 अरब रुपए बनता है। इस हिसाब से कौमी एयरलाइन 13 अरब रुपए माहाना और 43 करोड़ रुपए यौमिया खसारा कर रही है, जो कौमी खजाने के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। PIA का खसारा और कर्जे 700 अरब रुपए हैं, जिसमें 270 अरब रुपए का कमर्शियल बैंक्स का कर्जा भी शामिल है। इसके अलावा PIA, FBR और PSO के 350 अरब रुपए की भी नादहिंदा है। PIA का दूसरा बड़ा मसला इजाफी मुलाजमीन है। एक रिपोर्ट के मुताबिक PIA में 7300 मुस्तकिल मुलाजमीन काम कर रहे हैं, जिनमें ट्रैफिक के अलावा इंजीनियरिंग, किचन स्टाफ और डेली वेजेस मुलाजमीन भी एयरलाइन का हिस्सा हैं। PIA में मुलाजमीन और 32 तैयारों के हिसाब से 228 मुलाजमीन फ़ी तैयारा बनता है, जिसको आलमी एयरलाइंस के एतबार से देखा जाए तो 100 से 150 मुलाजमीन फ़ी तैयारा होना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा हैं, तकरीबन दुगने हैं। एक वक्त था कि जब PIA का शुमार दुनिया की सफ़े अव्वल की एयरलाइंस में होता था। आप हैरान रह जाएंगे ये सुनकर कि PIA वो एयरलाइन है जिसने एमिरेट्स और सिंगापुर एयरलाइंस समेत दुनिया की कई मारूफ एयरलाइंस को जन्म दिया, उन्हें सिखाया, लेकिन आज अपनी ही नाकिस कारकर्दगी के बाइस ये एयरलाइन दिवालिया हो चुकी है। आलमी एयरलाइंस की कारकर्दगी के हवाले से जारी एयर हेल्थ सर्वे में दुनिया की 87 एयरलाइंस में PIA की रेटिंग इस वक्त 80वें नंबर पर आ गई है। PTI दौर हुकूमत में विफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर के सिर्फ एक बयान ने PIA की रही सही कदर भी ख़त्म कर दी, जिसकी वजह से यूरोपीय यूनियन और दीगर ममालिक ने PIA के मुनाफा बख्श रूट्स पर पाबंदी आयद कर दी थी, जो आज भी आयद है, जिससे कौमी एयरलाइन को शदीद बहरान का सामना करना पड़ा। हुकूमत ने कौमी एयरलाइन की निजकारी 1 अक्टूबर 2024 को करने का फैसला कर लिया है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए निजकारी का अहम इजलास हुआ, जिसमें सेक्रेटरी निजकारी डिवीजन जवाद पॉल ने ब्रीफिंग में बताया कि PIA की निजकारी 1 अक्टूबर 2024 को करने का फैसला कर लिया गया है। PIA ने गुज़िश्ता 8 बरसों में 500 अरब रुपए का नुकसान किया है। गुज़िश्ता माली साल में PIA ने 80 अरब रुपए का नुकसान किया है। PIA के ज़िम्मे मजमूई तौर पर 825 अरब रुपए की अदायगियाँ हैं। PIA के मुलाजमीन को निजकारी के 3 साल के दौरान मुलाजमत पर रखने की तजवीज़ है, जबकि प्राइवेटाइजेशन के 3 साल बाद मुलाजमीन को पैकेज देकर रिटायर्ड किया जा सकेगा। अब इस सिलसिले में गुज़िश्ता रोज़ प्राइवेटाइजेशन कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर फारूक सत्तार साहब हमारे प्रोग्राम व्यापार में मौजूद थे। उन्होंने क्या कुछ इस सिलसिले में कहा है, ज़रा मुलाहिज़ा कीजिएगा। मुलाजमीन के लिए ये आसान नहीं है और मुमकिन नहीं है कि यहाँ निजकारी हो और वहाँ अगले रोज़ उनसे कह दिया जाए कि अब आपकी ज़रूरत नहीं है, आप जो है वो कल से ना आए। तो हमने उसमें एक मशवरा ये दिया कि देखें, जो 55 साल से बड़ी उम्र के हो ना, उनके लिए शायद 3 साल शायद सूट करें कि उनकी वैसे भी रिटायरमेंट 5 सालों में, तो उनके लिए आप 5 साल ना रखें, 4 साल कर दें। जो 50 से 55 हो उनके लिए डिफरेंट स्लैब कर दें, उनके लिए थोड़ा सा 4.5 साल कर दें, और जो 45 से 50 हो उनके लिए आप 5 साल कर दें। तो देखें, 45 वाले को कहेंगे लेकिन 3 साल में चला जाए तो जरा ज्यादती होगी, क्योंकि उसने अपना कैरियर शुरू किया है। निजकारी डिवीजन हुकाम ने कमेटी को बताया कि PIA की निजकारी में किसी बैनुल-अक़वामी कंपनी ने हिस्सा नहीं लिया। ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है कि गैर मुल्की कंपनीज पाकिस्तान में सरमायाकारी को संजीदा नहीं ले रही हैं और मुल्की मईशत इतनी गैर यकीनी से दुचार है कि पहले से मौजूद मल्टीनेशनल कंपनीज अपना लगाया हुआ सरमाया समेट कर वापस जा रही हैं। अब ये इस वक्त बहुत ही
अब सूरत हाल गंभीर हो चुकी है। 1 अक्टूबर तक क्या ये सब कुछ मुमकिन हो सकेगा? कितनी कंपनीज हैं इस वक्त जो कि आकर PIA की प्राइवेटाइजेशन में हिस्सा लेना चाहती हैं? गुज़िश्ता रोज़ फारूक सत्तार साहब ने कहा कि 8 में से 6 कंपनीज को फाइनल किया गया है। इस सिलसिले में उनका क्या कहना था, ज़रा ये भी सुन लीजिए, फिर गुफ्तगू शुरू करते हैं। इंटरनेशनल उतनी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पीछे से इंटरनेशनल भी है कहीं ना कहीं। अच्छा। तो ये मैं बता सकता हूँ। लेकिन अब किसकी बिड 1 अक्टूबर को फाइनेंशियल जो है वो काबिल कबूल होगी, और ये लाइव स्ट्रीम पर हमें यकीन दिलाया गया। हमने कहा था शफाफियत हो, तो लग रहा है कि अब उस शफाफियत को कायम किया जाएगा। हमारे सामने आ गया था कि अभी इतनी कंपनियां प्री क्वालिफाई की गई हैं टेक्निकल प्रपोजल के बाद। 8 में से शायद 6 कंपनियां, वो 6 कंपनियां शायद फाइनेंशियली अब आएंगी कंपटीशन में। इस पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ PIA के यूनियन से हिदायतुल्लाह साहब मौजूद हैं। हिदायत साहब, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये बताइएगा कि अभी जो प्राइवेटाइजेशन होने जा रही है, इससे PIA में सर्विस क्वालिटी कितनी बेहतर हो जाएगी, कितना तेज़ ये अमल होगा, कितना स्मूथली मुमकिन होगा? और जिस तरह कल कमेटी के इजलास से खबर सामने आई कि 1 अक्टूबर तक ये सब कुछ फाइनलाइज होने जा रहा है, तो आपको लग रहा है कि ये सब कुछ हो जाएगा मुकर्रर मुद्दत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका वक्त देने का और इनवाइट करने का बहुत शुक्रिया। बात यह है कि ये सब ज़ुबानी जमा हर पे सब चीज़ें चल रही, अभी तक इनके पास कोई स्कीम कुछ भी नहीं है। जैसे कल फारूक सत्तार भाई ने आपसे कहा था कि 3 साल के लिए मुलाजिम रहेंगे और उसके बाद फारिग हो जाएंगे। ये सिर्फ हवाई बातें इसलिए कि उनके सामने 3-4 मिसालें पड़ी हुई, लेकिन मेरे ख्याल में फारूक सत्तार भाई ने उसको नहीं स्टडी किया है। अच्छा। बदकिस्मती हमारी ये कि इस लाइन के पीछे जो कुव्वतें लगी हुई कि पौने पौने इसको बेचा जाए, तो ये वो सारा मसला चल रहा है। बाकी बात ये है कि ये कोई सी बात नहीं है कि 3 साल कौन रखेगा किसी को, या घर बैठा के कौन तनख्वाह देगा। जिस तरीके से कल फारूक सत्तार भाई एक मतलब सीनियर पॉलिटिशियन है, सीनियर। अच्छा हिदायत साहब, वो शायद आपने भी वो देखा उनका वो कल हमारा प्रोग्राम, तो उन्होंने सिर्फ 3 साल नहीं बल्कि एक एज ग्रुप के लिए उन्होंने 5 साल भी बोला कि हम तो चाहते हैं कि 5 साल तक भी रखा जाए लोगों को। सर 5 साल भी नहीं रखेंगे, 2 दिन भी नहीं रखेंगे। हमारे सामने PTCL की मिसाल मौजूद है। अभी अगर आप कोर्ट्स में चले जाए वहाँ देख ले तो बकायजात के लिए अभी भी लोग दिखे खा रहे हैं। अच्छा। अगर किसी कोर्ट में 20 केस लगे हुए तो 15 PTCL के लगे होते हैं। अच्छा। और बकायजात उनको नहीं मिल रहे। PTCL के लोग इसका मतलब अभी तक बकायजात नहीं मिले? जी मैं अर्ज कर रहा हूँ आपको, उनको निकाला नहीं गया था। यही वादे वहीद उनसे हुए थे जो हमारे साथ हो रहे हैं। उसके बाद उनको इतना टॉर्चर किया गया था कि हर बंदे ने खुद आके हाथ जोड़ के कहा कि मुझे छोड़ दे। वो छोड़ के चला गया, लेकिन उसको आज तक बकायजात नहीं मिल सके। ये 3-4 मिसालें मौजूद पड़ी हुई। यहाँ हर बंदे की नज़र ये की प्रॉपर्टी पे और इन चीज़ों पे है, बाकी किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, लेकिन सर अब ये बताएगा कि अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाती है, चलें देर सवेर से ही सही, तो वो एम्प्लॉइज़ इदारे के लिए वो सब तो एक बेहतर अमल होगा ना कि इदारे की क्वालिटी बेहतर हो जाएगी, सर्विसेज का मेयार बेहतर हो जाएगा। कोई प्राइवेट कंपनी आएगी तो वो जी। नुमान अब्दुल मजीद साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं हमारे माशियात हैं। जी हिदायत साहब आप कंप्लीट कर लीजिएगा। तारीख गवाह है कि आज तक जितने इदारे प्राइवेट हुए हैं, ना उनकी अपनी हालात अच्छी हुई है और ना जो है ना उसकी मजदूर की हालत अच्छा हुआ। हाल बद से बदतर हुआ है, मुल्क का नुकसान हुआ है। आज अगर PTCL जिसके हाथों चला गया, इस तरीके से PA भी अगर कोई फार्मर उठा लेता है तो मुल्क को क्या मिलेगा? वो तो अपने लिए कमा लेगा, अपने मुल्क में सब चीजें ले जाएगा। आज आपकी PTCL की जितनी कमाई है सब के सब UAE में जा रही है ना, आपको तो कुछ नहीं मिल रहा। उनके तो सारा अखराजात जितने उन्होंने पैसे लगाए थे वो तो सिर्फ कराची की प्रॉपर्टी से उनके पूरे हो चुके हैं। इसी तरीके से PA की प्रॉपर्टी पे नजर है, रोजवेल्ट है, बाकी चीजें हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमारी हैं। इस वजह से हर बंदे की नजर वहाँ पे। और सर चूँकि अभी आपने PTCL का वो जिक्र किया और आप कह रहे हैं कि उसकी कमाई पूरी UAE जा रही है, मैं नुमान साहब से भी इस पर तफसीली उनका कमेंट लूँगा, लेकिन पहले आप ही बता दीजिएगा PTCL तो अभी इस बुरे हाल में भी एक और कंपनी खरीदने जा रही है, आपके इल्म में शायद हो, और वो कंपनी टेलीनॉर की है। तो इन हालात में क्या ये PTCL को ये कंपनी का बोझ अपने ऊपर लेना चाहिए? यही मैं अर्ज करूँ आपको कि अपने मुल्क में 75,000 से लोगों को बेरोजगार करके अगर आप 15,000 पे लेकर आ गए तो वो जो बाकी 60,000 लोगों की सैलरी थी तो आप प्रॉफिट में ही होंगे, लास्ट में कैसे हो जाएंगे आप? या उनके अखराजात आप सब आपने माइनस कर दिए, बेरोजगार हुए तो आपके मुल्क के लोग हुए, उनके सेहत पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। दवाई हो गई तो आपकी मुल्क की होगी, उनके बच्चे बर्बाद हो गए। इसी तरीके से खुदा न करे अगर इतने हम पे आते हैं तो हमारे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, उनको तो कुछ भी नहीं जाएगा। तो 1 साल 2 साल में अपना घर पूरा करके चले जाएंगे। ठीक है। और ये प्रीवियस हमारे भी है। इस तरीके से एक वक्त में हमने फ्लैट किचन दिया था थर्ड पार्टनर को, और जब वो छोड़ के जा रहे थे तो कराची के फ्लैट किचन की हालत हो चुकी थी
कि जिसमें बंदा अंदर जाने के लिए दिल नहीं कर रहा था। ठीक है, चलें, पॉइंट आपका आ गया। अब नुमान साहब, ये प्राइवेटाइजेशन ज़ाहिर है इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए बड़ा ज़रूरी है, लेकिन अब ये जिन हालात में ये होने जा रही है उसका फिर असर हज़ारों की तादाद में एम्प्लॉयज़ पर। अभी हिदायत साहब ने मिसाल दी PTCL की, कि हाल ये है कि अभी तक अपनी जब प्राइवेटाइजेशन हुई अभी तक बकाया जात बाकी हैं, और एक और कंपनी कोई 25-30 अरब के खसारे में रहने के बावजूद मज़ीद कर्ज लेकर वो ख़रीदने चलें, तो ये ज़ाहिर है ये ज़रा एक कनेक्शन भी दोनों का आपस में बन गया। तो ये दोनों पर ही आप कमेंट कर दीजिएगा ज़रा, ये इन माशी हालात में क्यों फिर इस तरह के फ़ैसले लिए जाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह कि प्राइवेटाइजेशन को सिर्फ आप इस नुक्ते नज़र से मत देखें कि कुछ लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। आप ये देखें कि इस वक्त जो सैकड़ों अरब का जो लॉस जो PIA और इस किस्म की दीगर एंटरप्राइजेस कर रहे हैं, उससे कितनी बेरोज़गारी फैल रही। जो टैक्स आता है पाकिस्तान के आवाम के ऊपर, अक्सर हम बात कर रहे होते हैं कि नए टैक्सेस लग रहे हैं, हमारे पास जो है कर्ज़ों का बोझ बढ़ा है। उसकी वजह क्या होती है? तो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का लॉस उसके अंदर एक बहुत बड़ी वजह है। तो पहली बात तो ये है कि प्राइवेटाइजेशन का होना इज़ वन टॉपिक। हाँ, प्राइवेटाइजेशन को गलत तरीके से नहीं होना चाहिए, मैं इससे एग्री करता हूँ। उन्होंने कहा कि एम्प्लॉयज़ को बकाया जात नहीं मिले, तो देखें, हुकूमत का काम है कि एम्प्लॉयज़ को अगर बकाया जात नहीं मिले तो वो मिलने चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइवेटाइजेशन कतई होने ही नहीं चाहिए। अगर एहतिसालात से हम पैसे वसूल नहीं कर सके तो हमारी गलती है, एहतिसालात से पैसे वसूल हमारे करने चाहिए थे, और उसके भी कुछ ज़ाहिर है कि कुछ लीगल रीजन होंगे डेफिनेटली। इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस जो है वो गलत हो गया। कि इलेक्ट्रिक की आप मिसाल लें, 30-40% पे जो इसका जिनके जो लाइन लॉसेस थे वो आजकल 15 या 18% पे आ गए हैं। तो सिर्फ ये कहना है कि आप बैंक्स की हालत देखें कि 90s के आप बैंक्स को सोचें कि 90s से बैंक्स में ठीक है जो प्रॉब्लम हुए सो हुए, बैंक्स के जो एक नेगेटिव साइड है, लेकिन आप ये भी तो देखें कि जिस वक्त जितने भी आज पाकिस्तान के बैंकिंग के स्कैंडल्स हैं, ये सारे उसी ज़माने के हैं कि जिस ज़माने में बेसिकली बैंक्स जो है सरकारी हुआ करते थे, बैंकर्स इक्विटी हो गए, जितने भी सारे बेशुमार स्कैंडल्स आए। आप ये बताएं कितने स्कैंडल्स हैं जो प्राइवेटाइज होने के बाद आए हैं। उससे भाई देखें, बैंक उस मुल्क में इन्वेस्टमेंट भी आती है, इससे मुल्क के हालात बेहतर होते हैं। तो सिर्फ एक या दो नुक्ते नज़र से प्राइवेटाइजेशन को नहीं देखना चाहिए। इस वक्त जो है पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट के हमारे सिस्टम की जो करप्शन की सूरत हाल है, जो स्टेट और एंटरप्राइजेस की सूरत हाल है, यस, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि प्राइवेटाइजेशन को औने पौने दामों कर दिया जाए। सिस्टम को ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, इसकी वैल्यूएशन ठीक होनी चाहिए, बिल्कुल सही तरीके से होनी चाहिए। सही। अच्छा, ये जो नुकता है नुमान साहब आपका इससे मुतालिक एक ज़िमनी सवाल ये है, चूंकि कल फारूक सत्तार साहब प्राइवेटाइजेशन कमेटी के जो चेयरमैन है वो साथ थे, तो कल उन्होंने बताया कि ये 8 में से 6 कंपनी जो फाइनल हुई हैं PIA के लिए, जो अब जो बायर के तौर पे मौजूद हैं, उसमें कोई एक भी इंटरनेशनल प्लेयर नहीं है, कोई एक इंटरनेशनल कैंडिडेट नहीं है। यानी हम चाहे PIA बेच रहे हों या हम टेलीनॉर को दोबारा से ख़रीद रहे हो, हमारे पास इंटरनेशनल बायर मौजूद नहीं है। तो ये इसकी क्या वजूहत हैं? उसकी देखिए, इंटरनेशनल बायर ना होने की तो खैर बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। मेरी जो कुछ लोगों से बात हुई है, समटाइम्स ये होता है कि पहले लोकल कंपनीज उसको बाय करती हैं और सेकंड फेज में इंटरनेशनल कंपनीज आ जाती हैं। ये भी एक इंटरनेशनल रेगुलर प्रोसेस है। लेकिन मैं आपको एक मिसाल ये देना चाहूँगा, आप ये भी देखेंगे, अभी बात हो रही थी मिसाल के तौर पर, जो हमारे दूसरे भाई हैं वही बता रहे थे कि एहतिसालात तो जिन लोगों ने अपने पैसे निकलवाए वो पैसे तो सारे UAE जा रहे हैं। तो अगर उस आर्ग्यूमेंट को लिया जाए तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर हमारी लोकल कंपनीज ही हमारी लोकल कंपनीज को खरीद के अगर चला लेंगी तो पैसा बाहर नहीं जाएगा। अगर इंटरनेशनल कंपनीज आएंगी तो पैसा कमा के बाहर भी तो लेके जाएंगी ना। अगर लोकल बिडर्स आएंगे तो जाहिर है कि कमा के पैसा यहीं पे लगाएंगे, तो ये तो उसका एक पॉजिटिव साइड बन जाता है। नंबर एक बात हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि आप इस वक्त हमारी तीनों लोकल एयरलाइंस को देखें, आप सरीन एयर को देखें, सलाह आप देखें, एयर सियाल को देखें और फ्लाई जुना को देखें, तीनों बेहतरीन चल रही हैं, तीनों इंतहाई वर्ल्ड क्लास टॉप क्लास सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि बहैसियत कौम हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा जो बिजनेसमैन है वो बहुत सक्सेसफुली और बहुत अच्छे तरीके से एयरलाइंस को चला सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें ऐसे कोई हार्म की बात नहीं है। अगर हमारी लोकल एंटरप्राइज, आप ये देखें, पूरी दुनिया को पता है कि एमिरेट्स जो थी वो पाकिस्तानियों ने बनाई थी। इस वक्त भी हज़ारों की तादाद में जितनी भी गल्फ की सक्सेसफुल एयरलाइंस है उसमें पाकिस्तानी पायलट्स भी हैं, अमला भी हैं। तो पाकिस्तानियों में कोई काबिलियत का मसला थोड़ी है। अगर हमारे लोकल बिजनेसमैन भी इसको खरीद रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम खुद ही खरीद के चला लेंगे तो पैसा कहीं मुल्क में बाहर नहीं जाएगा, पैसा मुल्क के अंदर ही लगेगा। ये तो बहुत ही खुशाइन बात है। मैं इसको पॉजिटिव साइड भी आप देखें ना कि हमें जो है बेसिकली पैसा बाहर नहीं भिजवाना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये कि जिन कंट्रीज़ की तरफ हम देखते हैं कि वो आके एयरलाइन खरीदेंगी, उनकी तो अपने एयरलाइन कैरियर्स भी है, तो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी क्रिएट होता है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि अगर लॉन्ग टर्म में स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से देखा जाए, अगर हमारे लोकल बायर्स, लोकल बिजनेसमैन इसको खरीदेंगे तो इससे ये होगा कि जो पैसा जनरेट होगा वो भी लोकली इन्वेस्ट होगा, पैसा मुल्क से बाहर भी नहीं जाएगा और हमारा कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी क्रिएट नहीं होगा, बल्कि हम अपने मुल्क के अंदर ज्यादा रोजगार क्रिएट कर सकेंगे। ठीक है जी, हिदायत साहब ब्रीफली आप कुछ कहना चाह रहे थे, बता दिएगा, बस 20 सेकंड ही बचे। अफसोस कहना पड़ता है कि मेरे भाई ने कहा कि टैक्सेस आज भी हम लॉसेज में होने के बावजूद भी गवर्नमेंट को 8 से 10 अरब रुपए के टैक्स कमा के दे रहे हैं। दूसरी बात यह कि जब ये कमर्शियल एयरलाइन हो जाएगी PIA भी, तो ये उससे ज्यादा कमाएंगे, जिनकी हमें मिसालें दी जा रही है
ये कमर्शियल नहीं, वेलफेयर एयरलाइन है। ठीक है, लेकिन अब हिदायत साहब ये भी तो फिगर्स अपनी जगह मौजूद है ना, जो महाना 13 अरब का और रोजाना की बुनियाद पर 43 करोड़ रुपए का खसारा हो रहा है, वो भी जाहिर है एक बड़ा बोझ है मुल्क की मईशत पर। बहुत बहुत शुक्रिया हिदायत अहमद साहब और नुमान अब्दुल मजीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अब हम देखा कि कुछ सूबे इस वक्त सस्ती बिजली लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो दीगर सूबे जहाँ भी इस बात मज़ीद ज़रूरत है, गुंजाइश है, वो क्यों मैदान अमल में नहीं आ रहे। एक ब्रेक के बाद से बात करेंगे। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। और इस वक्त पूरे मुल्क में हम देख रहे हैं कि महंगी बिजली से लोग परेशान हैं, लोगों ने एहतजाज भी किया, IPPs के मामले पर भी खूब बात हुई, क्यों ये बिजली बरसा बरस से महंगी होती चली जा रही है, इस सब पर बहुत ज़्यादा बात हो चुकी है। लेकिन अब जब आवाम को रिलीफ देने का वक्त आया है तो कुछ सूबे निकल कर सामने आए। सबसे पहले पंजाब ने रिलीफ का ऐलान किया, चाहे वो 2 माह के लिए रिलीफ है, लेकिन उससे आगे के उनके अपने प्लान्स हैं। और फिर उसके बाद आज हमने देखा कि सिंध में भी ये सिलसिला शुरू हुआ और सिंध में कुछ ख़ानदानों को सोलर प्लेट्स, जो कि सोलर पैनल्स दिए गए हैं ताकि ये महंगी बिजली से किसी तरह लोग मुकाबला कर सकें। और ये कहा गया है कि 2 लाख ख़ानदानों को आगे चलकर ये सोलर पैनल्स दिए जाएंगे। तो अब जो इस वक्त KPK की हुकूमत है, नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स पर बात करना बहुत अहम है, अपोजिशन क्या कर रही है, कितनी कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स वहाँ कर रही है। लेकिन चूँकि सूबाई हुकूमत इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है, तो इस मामले पर वहाँ पर कोई इक़दाम क्यों इस सिलसिले में नहीं उठाए जा रहे, और सारी की सारी तवज्जो इस वक्त वफाक में ही अपोजिशन पर ही क्यों मरकूज़ है, और इस सिलसिले में कब कोई कदम उठाया जाएगा, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हुमायूं मोहम्मद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर शिजरा मनसब साहिबा नून लीग की सीनियर रहनुमा है, उनसे भी पूछेंगे कि अब आगे के रिलीफ के प्लान्स मजीद हैं क्या, और ये एक शॉर्ट टर्म रिलीफ तो आपने दे दिया, आगे के लॉन्ग टर्म प्लान्स क्या हैं। तो हुमायूं साहब, हम देख रहे हैं कि आज सिंध ने भी ऐलान कर दिया, बड़ी तकरीब हुई, उसमें बिलावल साहब ने खुद लोगों को सोलर प्लेट्स बांटी हैं, और अब वहाँ लोगों को कम से कम एक सस्ती बिजली मिलने का जो एक सिलसिला था वो कम से कम शुरू हो रहा है, चाहे वो अभी चंद खानदानों तक ही महदूद है, आहिस्ता आहिस्ता उसका दायरा कार बढ़ेगा। KP के इस सिलसिले में कोई इक़दाम क्यों नहीं उठा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो व या का नस्तईन। देखिए, KP में जो चीफ मिनिस्टर हैं अली अमीन गंडापुर, उन्होंने कैटेगोरिकली ये मेंशन किया था, मेरे ख्याल में कोई 2 हफ्ते हो गए या समथिंग लाइक दैट, कि या शायद उससे ज़रा ज़्यादा हो गया, कि उन्होंने कहा था कि हम लोग बजाय इसके कि हम लोगों को कैश दे और या उनके बिलों में कमी करें, हम उसकी बजाय हम जो पैसे होंगे उनके बदले हम उनको वो बना कर देंगे, ये सोलर पैनल्स या सोलर वो करके। और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, उन्होंने कहा था कि कोई 1.5-2 लाख घरों का बताया था। अच्छा, उसमें अगर आप देखें तो पर यूनिट अगर हम 6 घंटों के लिए इस्तेमाल करते तो वो 1 किलोवाट के लिहाज से या 1 उस लिहाज से हो जाता है। वो चीज़ें उन्होंने बताया था कि KVA के लिहाज से कितना चलेंगे, क्या होगा, पर आवर किलोवाट हो जाता है, और उसको 6 आवर्स के लिए चलाएं तो आपका जो 1 KVA जो है उसका अगर आप लगाएं तो वो आपको 6 घंटे रोज़ाना के लिहाज से बिजली देता है एंड सो फोर्थ। तो उन्होंने यही कहा था, और उन्होंने कहा था वो तकरीबन 2 लाख रुपए का जो मिनिमम आता है जो 1 KVA वाला होता है। ठीक है, तो उन्होंने कहा था उस लिहाज से करेंगे, और सो दैट वाज द प्लान जो मैंने सुना था। अब मुझे उनका डिटेल नहीं मालूम, मुझे उनके KP के गवर्नमेंट की वो डिटेल्स नहीं मालूम, लेकिन ये उन्होंने 2-1 हफ्ते या 3 हफ्ते पहले उन्होंने ये ऐलान किया था। तो हुमायूं साहब, आपको लगता है कि अब तक ये चले ऐलान जो 2-3 हफ्ते पहले हुआ, वर्किंग तो पहले हो जानी चाहिए थी? ये आपका तीसरा कंटिन्यूसली टेन्योर है KPK में, और जब पंजाब और सिंध इस वक्त इस दौड़ में आपसे आगे निकल गए तो काम तो फिर बहुत तेज़ी से होना चाहिए था, चूँकि ज़ाहिर है फेडरल में आप लोग अपोजिशन में, तो जो फेडरल में जो जमात अपोजिशन में होती है उसके पास कोई सूबाई हुकूमत हो तो वहाँ तो वो एक मॉडल स्टेट बना देती है। देखिए, आप मॉडल स्टेट की अगर आप बात कर रहे हैं तो मैं एक देखिए इस तरह हो जाता है कि बहुत सारी चीज़ें होती है ना, हवा में ये कह देना कि जी हम तो बहुत अच्छे हैं और वो लोग बहुत ख़राब हो गए, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो मैं क्या करता हूँ, तो मैं नॉर्मली कोई अगर मेरे पास कोई एविडेंस होता है जिसको मैं कंपेयर करके बताता हूँ तो वो कर लेता हूँ। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को KP में लोगों ने तीसरी बार, ये याद रखिए, ये वो सूबा है जहाँ पे एक दफ़ा से ज़्यादा कभी अवाम ने किसी को दूसरी दफ़ा इलेक्ट नहीं करने दिया टिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और उसकी वजह ये थी कि मैं मिसाल देता हूँ कि 2013 से लेके 2018 में जब PTI फर्स्ट टाइम आई थी तो KP में PTI थी, पंजाब में PMLN थी और सिंध में ऑफ कोर्स पीपल्स पार्टी थी।
अब मैं आपको रफली बता देता हूँ, जब हम आए थे तो उस वक्त केपी की जीडीपी ग्रोथ जो थी ना 4.8 थी और पंजाब की 5.2 थी और सिंध की 3.7 थी। उसके बाद केपी पंजाब की 5.2 से ड्रॉप होके 4.5 हो गई और एंड में जाके 4.3 पे जाके वो रुकी है। और केपी में 4.8 से बढ़ के 6 को टच किया और उसके बाद थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है, 5.7 पे गया है। और सिंध का सो नेट जो था ना, नेट केपी में तकरीबन 0.6 या 0.7 की ग्रोथ हुई थी, जबकि पंजाब में और सिंध में नेट की 0.6 और 0.4 का लॉस हुआ था, अगर हम 5 साल को एंटर और एग्जिट के लिहाज से देखें। ये वो चीजें होती। तो सर 18 में उसका नतीजा भी निकला ना, आपको 13 से कोई डबल के करीब सीट्स मिली थी। 13 में तो आप जमात इस्लामी के साथ हुकूमत बनाने में कामयाब हुए थे, 18 में आपने तने तनहा 2/3 के साथ हुकूमत बनाई। फिर अब तक रिलीफ के लिए लोग वहाँ क्यों इंतजार कर रहे हैं? फिर तो ये बिजली का मसला हल हो जाना चाहिए था, फिर तो दीगर तमाम इश्यूज वहाँ सॉर्ट आउट हो जाने चाहिए थे। सर ये होते थे, बिजली का मसला हल इसलिए नहीं हो सकता कि अनफॉर्चुनेटली जो 2015-16 में जो इम्पोर्टेड फ्यूल, जिसमें LNG और जिसमें ये इम्पोर्टेड कोल के, और ख़ास तौर पे उस किस्म के इम्पोर्टेड कोल जो कि साहिवाल में लगाए गए थे, कि मींस कि कराची से हज़ारों मील दूर आपने जाके एक इम्पोर्टेड कोल का कर दिया है। जब इस किस्म के जब आप करेंगे, और यही चीज़ है, अगर मैं एक स्टेटिस्टिक्स आपको बता दूं कि अगर आप देखें ये जो कैपेसिटी पेमेंट्स थी, ये कभी 150 बिलियन से ऊपर नहीं गई, ठीक है। लेकिन 2016 के बाद अगर आप देखें तो 2017 में ये 600 में चली गई, 18-19 में ये तकरीबन 1.2 ट्रिलियन पे चली गई और आज तकरीबन 3 ट्रिलियन पर है। तो ये आप देखेंगे कि जो 2016-17 के बाद ना ये एक्सपोनेंशियली इनकी ग्रोथ हुई है, और उसकी वजह ये थी कि इन्होंने 2 काम कर दिए थे। एक तो इम्पोर्टेड जो फ्यूल था उसको करना शुरू कर दिया, और बजाय इसके कि उस वक्त ये लोकल कोल पे करते, लेकिन फिर इनको किकबैक्स कहां से मिलनी थी। और दूसरे इन्होंने ये कहा था कि डॉलर के साथ इसको नथी कर दिया था। अच्छा, डॉलर में ये हुआ था, अगर फर्ज करें ये उस जमाने में आज की सब कुछ कंडीशन कर ले, लेकिन 14 सेंट की बजाय ये जो उस जमाने में 4 सेंट था, अगर 4 सेंट पे ही लगाते और यही सब कुछ करते तो आज हम तकरीबन 3 ट्रिलियन या 3 खरब रुपए सर्कुलर डेट की बजाय हम आज भी सिर्फ 720 अरब रुपए हम लोग सर्कुलर डेट पे गए होते, या जो के पास साहब ये इतना बड़ा फिगर है कि शायद हमें IMF के पास भी फिर बहुत पहले ज़रूरत ख़त्म हो गई होती जाने की। तो डॉक्टर शिज़ा साहिबा, आप ये बताइएगा कि ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है सारे, और इनसे बड़ी सस्ती बिजली भी बन सकती है, जिसमें हवा है, जिसमें सूरज है, जिसमें पानी है, जिसमें थर्कोल है, लोग पूरी दुनिया के ममालिक इन नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके सस्ती बिजली बना रहे हैं, तो ये पाकिस्तान में ये क्यों कामयाब नहीं हो पा रहा? हुकूमत क्यों इस पर कोई गौर ऐसा नहीं कर रही? कोई अमली तौर पर हमें कुछ होता नजर क्यों नहीं आ रहा है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, बात ये है कि ये इस वक्त बिजली की बिलों की जो महंगाई है उसका नोटिस लेते हुए प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहले एक पैकेज दिया पूरे पाकिस्तान के लिए 50 बिलियन का, जो कि 200 यूनिट से कम सारिफीन के ऊपर अप्लाई करता था, और तकरीबन 80% से ज्यादा हमारे पाकिस्तान में वही घर है जो कि 200 यूनिट से कम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद पंजाब में मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने एक 45 बिलियन का एक और दिया पैकेज, जिससे कि उन्होंने 200 से लेके 500 तक के सारिफीन को यूनिट्स को दिया, इसलिए कि इस वक्त फौरी तौर पे जो बिजली की महंगाई थी, आवाम उससे इस कदर परेशान थी, इस कदर मुश्किल में थी कि वो उसको उस मुश्किल से निकालना 2 महीने के लिए उन्होंने अभी दिया, और गवर्नमेंट जो है वफाक उन्होंने 3 महीने के लिए दिया। उसके बाद काइंडली एग्जामिन के वाले इसमें कलामी की माजरत, ये इस पर भी आप कमेंट कर दीजिएगा। आवाम जिस मुश्किल में थी, ये मुश्किल थी किसकी वजह से? ये इसका जिम्मेदार कौन कौन है? देखिए, इसका जिम्मेदार बिल्कुल सारे जो IPPs की बात है, बिल्कुल सब इसके जिम्मेदार हैं। जो हुकूमतें आती रही, लेकिन तब हालात मुख्तलिफ थे। जब ये IPPs हुए, जब ये कैपेसिटी पेमेंट्स हुई, हमारे हालात पिछले PTI के दौर में इस कदर खराब हो गए, और इन्होंने IMF के साथ डील की जो कि हिस्टोरिकली पाकिस्तान की सबसे बुरी डील थी। बहुत सख्त फैसले उनके इन्होंने पहले माने, उसके बाद जाते हुए इन्होंने उसी डील को खत्म कर दिया, और उसके बाद पाकिस्तान तकरीबन डिफॉल्ट पे खुदा न खास्ता आ गया था। तो ये कहना कि ये किसी एक हुकूमत की जिम्मेदारी है, ऐसा नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, इनको तो ये एग्रीमेंट्स जो इनको पेमेंट्स करनी थी वो इनको विरसे में मिली ना, नहीं पीछे से हुकूमतें छोड़ के गई।
तो इन्हें तो IMF के पास जाना ही था। ये वो कैपेसिटी पेमेंट्स कहाँ से करते हुकूमत में आने के बाद, जो आप या पीपल्स पार्टी जो एग्रीमेंट्स करते चले आ रहे थे? IMF की डील एक तो ये बेहतर कर सकते थे, दूसरी ये बात है कि कम से कम ये IMF की डील को इस तरीके से बगैर उसके खत्म जब करने की इन्होंने कोशिश की तो हालात बहुत बुरे हो गए। उसके बाद इनके जो 3-3.5 साल थे उसमें तो पाकिस्तान के जितने अच्छे इंडिकेटर्स पहले आ रहे थे, महंगाई के देख लें, ग्रोथ के देख लें, वो सारे जो है वो इस किस्म के खत्म हो गए थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट तक आ गया था। आप सब जानते हैं, मीडिया पे ये बात होने लग गई थी कि पाकिस्तान का श्रीलंका वाला हाल ना हो जाए। तो ये सारी चीजें, सारे फैक्टर्स इसमें आते हैं, लेकिन इन फैक्टर्स को देखते हुए देखिए वफाकी हुकूमत और पंजाब की हुकूमत इन चीजों के ऊपर वर्क कर रही है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, इस वक्त हमें इस किस्म की चीजों की जो कि रीयूजेबल एनर्जी है उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। वफाकी हुकूमत इस चीज के ऊपर भी वर्क कर रही है कि कोल जो है इंपोर्टेड की बजाय अपने लोकल कोल को इस्तेमाल किया जाए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये शुरू कर दिया। इसके ऊपर चोरी के ऊपर बहुत क्रैकडाउन हुआ है, तमाम जगह पे जितने भी जिले हैं उनमें चोरी के ऊपर क्रैकडाउन हो रहा है। डिस्कोस को डॉक्टर साहब, अब ये प्राइम मिनिस्टर ने जो इनिशिएटिव लिया इस सिलसिले में थर्ड कोल को इस्तेमाल करने के लिए, कोई कमेटी बनी है, कोई लोगों की कोई ड्यूटी लगाई गई है कि जो लोग इसको लुक आफ्टर करेंगे, कोई प्लानिंग हुई है, इस पर कुछ मीटिंग्स हुई हैं? जी बिल्कुल, इस पे एनर्जी मिनिस्टर आपको ज्यादा बेहतर और तफसीलन बता सकेंगे, लेकिन इसके ऊपर काम जरूर शुरू हो गया, कमेटी भी बन गई है जो कि, और ये वक्त की जरूरत भी है, मैं इस चीज से एग्री करती हूँ। और बाकी जो डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन है उसके ऊपर भी काम शुरू हो गया है, और लोन्स की रीप्रोफाइलिंग के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। सो जितने भी इकदाम उठाए जा सकते हैं इस चीज के लिए वो भी कर रहे हैं। और पंजाब ने भी सोलर पैनलिंग के लिए लोगों के से दरखास्तें लेनी शुरू कर दी हैं। पंजाब भी इस चीज पे करेगा। जहां तक आपने पहले केपी की बात की और ये कहा गया कि केपी को तीसरी दफा इतना बड़ा एक मैंडेट मिला, और ये कह रहे हैं कि बाकी तमाम मुल्क में धांधली हुई, सिर्फ केपी में नहीं हुई, इसलिए केपी का मैंडेट सही है। बाकी मुल्कों का, बाकी मुल्क के जितने सूबे हैं वही इलेक्शन कमिश्नर, वही इलेक्शन कमीशन, वही सारा अमला, लेकिन वहां पे धांधली हुई, केपी में नहीं हुई, इनको मैंडेट मिल गया। और केपी के अंदर जो सूरत हाल है, मैं आपको थोड़ा सा उसका याद दहानी कराना चाहूंगी। पिछली चीजों को तो हम नहीं याद करते, ना हम BRT को याद करते हैं, ना मालम जब्बा को करते हैं, ना हेलीकॉप्टर केस को करते हैं, लेकिन अभी ये हालात हैं कि इनके अपने मिनिस्टर्स ये गवाही डॉक्टर साहब, ये आप न सिर्फ इन सारे प्रोजेक्ट को याद करें, अगर इनमें कहीं कोई करप्शन हुई है तो उसको इन्वेस्टिगेट करना भी आप लोगों का काम है, चाहे वो दवाओं का स्कैंडल रहा हो, चाहे वो चीनी का स्कैंडल रहा हो, चाहे वो आटे का स्कैंडल रहा हो। उसमें से कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो आपकी हुकूमत में भी शामिल हैं, उनकी जमात के लोगों के पास मिनिस्ट्रीज़ भी हैं, और अब आपने उन सब पर पर्दा डाल दिया है। तो जब आप लोग टीवी टॉक शोज़ में इसका जिक्र करते हैं तो ये इन्वेस्टिगेशंस क्यों नहीं ऑन हुई इन सारे केसेस पर? इन सारे केसेस की इन्वेस्टिगेशंस ऑन हुई, इनके ऊपर काम करने की कोशिश की गई है। शुगर कमीशन का जरा बताएं, शुगर कमीशन की रिपोर्ट जो बैरिस्टर अली जफर ने अपने दौर में बनाई थी, क्या वो जो चीनी का एक बोरान पैदा हुआ था उस पर किसी पर जिम्मेदारी फिक्स हुई? उसमें किसका नाम सामने आया? होनी चाहिए, मैं आपसे एग्री करती हूँ कि होनी चाहिए। अब इस वक्त अगर आप मुझसे केस टू केस पूछेंगे तो मैं उसके बारे में तो इस वक्त आपको इत्तला नहीं दे सकती। जिसको भी इस चीज में मुलव्वस रहा उसके ऊपर होनी चाहिए। अच्छा, ये से मैंने इसलिए पूछा आपसे चूंकि अलीम खान साहब फेडरल कैबिनेट का हिस्सा हैं और उनका ताल्लुक IPP से है, और IPP के सरबराह जहांगीर तरीन साहब हैं। नहीं, वो जमात वाली IPP की मैं बात कर रहा हूँ, वो जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है और आपकी हुकूमत में वो शामिल है। जहांगीर तरीन साहब का भी उसमें नाम आ रहा था, तो मैंने कहा आपसे पूछ लूँ कि कहीं उनको कहीं फिक्स तो नहीं किया गया किसी चीज़ में, इसमें उनका नाम क्लियर हुआ नहीं हुआ? इस चीज के मामले, इस चीज के बारे में मेरे पास कोई मालूमात नहीं है। मैं तो आपको कह रही हूँ कि जो भी मुल्क में किसी भी किस्म के करप्शन में मुलव्वस है उसको बिल्कुल उसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए। अभी केपी में तो इनके अपने वज़रा ये बता रहे हैं और वो रिजाइन कर रहे हैं ये कहते हुए कि यहाँ पे बहुत बदउनवानी हुई है, और एक दूसरे के ऊपर अब इस तरीके से इल्जामात लग रहे हैं। क्या केपी गवर्नमेंट का ये मैंडेट नहीं कि वो उसकी तहकीकात करे? या हर चीज के ऊपर कहते हैं जुडिशियल कमीशन बनाए। केपी की गवर्नमेंट, एक प्रोविंस की गवर्नमेंट की ये बिल्कुल उनका ये फर्ज होता है कि अगर उनको किसी किस्म की बदउनवानी का पता चले तो उसके ऊपर वो तहकीकात कराएं। बिल्कुल के ऊपर तहकीकात कराएं, हेलीकॉप्टर के ऊपर तहकीकात कराएं। अभी तो रिसेंटली आप ये देखें कि इनके जो साबका चेयरमैन हैं उन्होंने पाकिस्तान की किस तरीके से जग हसाई करवाई, ये कह के कि मैंने एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी के लिए वाइस चांसलर का इलेक्शन लड़ना है, और उनका जो जरीदा है डेली मेल उसके अंदर उनके लिए किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए, मैं उनको रिपीट
करूंगी। बिल्कुल सही। चलें, अब ये इनके जो अंदरूनी मसाइल हैं इस पर ज़रा मैं हुमायूं साहब से ही पूछ रहा हूँ। हुमायूं साहब, ये चाहे मरकज़ की आपकी लीडरशिप हो या सूबाई लीडरशिप हो, ये पहले अपना हाउस इन ऑर्डर तो आप कर लें। एक कोई जेल से मुलाकात करके आता है कोई रहनुमा, वो कहता है जी जलसा नहीं करना, अगला आता है वो कहता है चाहे खान साहब भी गए तब भी ये जलसा जब अनाउंस हो गया तो वो होगा। तो ये तो अभी तक एहतजाज या जलसों में ही आप लोग एक नुक्ते पर नहीं आ पा रहे हैं, तो ये एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन किस तरह कर सकेंगे आगे? देखिए, मैं थोड़ा सा वो रिस्पॉन्ड बातचीत पे करूंगा। उन्होंने कहा था कि सारी बातें बता रही थी और कह रही थी कि जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ गई थी इस 2022 में, तो उसके बाद सारी चीज़ें मीडिया में आ रही थी। मीडिया में जो लोग गलत बयानी कह रहे थे, मैं झूठ का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कह रहा, लेकिन मैं उसको ज़रा सॉफ्ट करके गलत बयानी की बात कर रहा हूँ, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पूरी पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन मूवमेंट PDM वाले कह रहे थे। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ विद फैक्ट्स एंड फिगर्स कि जून 2018 में जब इनकी हुकूमत ख़त्म हुई थी तो उस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी को इसी मूडी ने डाउनग्रेड किया था B स्टेबल से B नेगेटिव पे। उसके एक साल बाद जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई तो उसको नेगेटिव से स्टेबल पे कर दिया और 2020 में स्टेबल को मेंटेन करते हुए 2021 में पॉजिटिव पे कर दिया था। अभी ये इन लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया है कि हमें मूडीज़ ने अपग्रेड कर दिया है। मूडीज़ ने इनको जो अपग्रेड किया है CAA+ उस पे किया हुआ है, 2 पे किया हुआ है। उसका मतलब है पुअर क्वालिटी एंड वेरी हाई क्रेडिट रिस्क। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गई थी तो उसमें उन्होंने कहा था स्पेक्युलेटिव का था, और ना अच्छा उससे पहले जब ये लोग आए थे, ये जो आने के, तो 2023 में इन लोगों का क्या हुआ था, जज टू बी स्पेक्युलेटिव एंड लाइकलीहुड ऑफ बीइंग नियर और इन डिफॉल्ट बट सम पॉसिबिलिटी ऑफ रिकवरी प्रिंसिपल और इन प्रिंसिपल और इंटरेस्ट में क्या था। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी तो उन्होंने कहा था कि स्पेक्युलेटिव है और उसके अंदर क्रेडिट रिस्क है लेकिन उसकी इकोनॉमी स्टेबल है। ये मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि जब इन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब गई थी तो उन लोगों ने ऐसे ऐसे डिसीजन लिए थे कि तबाह कर दिए थे। ये याद रखें, आप जब भी कोई एक साल स्टार्ट करते हैं तो आप अपना एक टारगेट रखते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब 2021 के जून को अपना किया तो उनका टारगेट था कि 2022 जून तक हम लोग GDP को 4.8 पे करेंगे, लेकिन हमने फरवरी के एंड में 6 को अचीव कर दिया था, जून तक 6.2। हुमायूं साहब, ये जो मूडीज की रेटिंग है, जो GDP की ये कैलकुलेशन है, इससे एक आम आदमी का तो लेना देना नहीं है। आम आदमी का तो लेना देना है कि पेट्रोल जब आप आए आपको कितने का मिला था पर लीटर, आपने कितने का छोड़ा, ये कहाँ तक ले गए, आटे के प्राइस क्या थे, बिजली के प्राइस क्या थे। पब्लिक का लेना देना तो इससे सारी ये मुश्किल बातों में लोग क्या नतीजा निकाल पाएंगे? आपको बता देता हूँ, जब हम छोड़कर गए थे बिजली उस वक्त मेरे ख्याल में 15 रुपए की थी, आज देखिए कहाँ थे। जब हम पेट्रोल छोड़ कर गए थे वो तकरीबन 140 का था, आज कहाँ है। अगर आप किसी भी इंडिकेटर को देख लेंगे तो आप करेंगे। अब मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको, एक दो बातें और बताता हूँ, ठीक है। इन्होंने कहा है कि जी ये जो इमरान खान ने जो अभी ऑक्सफोर्ड के लिए किया, सबसे पहले इमरान खान इस काबिल था कि अपने टैलेंट के बेसिस पे स्कॉलरशिप में ऑक्सफोर्ड में दाखिल हुआ, वहाँ पढ़ा। नंबर 2, इससे पहले इमरान खान ने जो है ना, अच्छा ये जो जिस पिटीशन की ये बात करते हैं उस पिटीशन को दायर करने वाले जो है ना खुरम भट्ट साहब हैं, जो कि PMLN के बंदे हैं, ठीक है। अच्छा, डेली मेल में जिन्होंने लिखा है वो है कमाल सुल्तान साहब। उन्होंने सिर्फ ये लिखा है कि ईमेल्स आई हैं और वो कहा हुआ है पिटीशन के लिहाज से नहीं। उसके अलावा 2-3 चीज़ें हुए। अल जजीरा में इसका रेफरेंस आया, लेकिन अल जजीरा में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की तारीफें की और उन्होंने कहा है कि वो ऑक्सफोर्ड पढ़े। और उससे पहले ये याद रखें, इमरान खान इससे पहले ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी के भी चांसलर रह चुके हैं। ठीक है, चलें हुमायूं साहब, ये मुकम्मल आपका इस पर मौक़िफ़ आ गया। अब ज़रा चूँकि चंद लम्हात ही बाकी रह गए तो शिजा साहब अगर इस पर आप रिस्पॉन्ड करना चाहें ब्रीफली, बस 30 सेकंड्स ही बचे। देखिए, बात तो ये है कि ये गए अगर क्रिकेट के ऊपर लेके, तो उसकी बात अब इस वक्त जब वो जेल में हैं, जब उनके ऊपर तोशाखाना रेफरेंस का भी सजा हो चुकी है, जब उनके ऊपर इस किस्म के इल्जामात लगे हुए बदउनवानी के, तो इस वक्त पाकिस्तान को दुनिया के आगे वो नहीं करना चाहिए था। उनका जो ब्रदर इन लॉ गोल्डस्मिथ है वो वहां पे उनके लिए करता रहते, और आपने देखा कि ना सिर्फ अमेरिका में भी इन्होंने जाके पाकिस्तान की जगहसाई कराई, वहां पे रेजोल्यूशंस पास करवाई, फिर ये UK में भी गए, पहले भी इन्होंने कोशिश की कि पाकिस्तान के खिलाफ एक मुहिम चलाई जाए। तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले पाकिस्तान को रखें, बाद में अपने लीडरान को देखें। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शिजा मनसब साहिबा, हुमायूं साथ मौजूद थे। दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों की गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।